नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं स्टॉकबॉक्स की तरफ से आप सबके लिए लाया हूँ बिज़नेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एनालिसिस। यहाँ पर बिज़नेस न्यूज़पेपर्स को हम एनालाइज़ करते हैं। सारे आर्टिकल्स जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके कॉज़ और इफ़ेक्ट को इवैल्यूएट करके सिंपल भाषा में समझते हैं कि क्या चल रहा है हमारी इकॉनमी में, हमारे जॉब्स पे आगे क्या असर पड़ सकता है, हमारे इकोनॉमिक इवेंट्स का, फाइनेंशियल इवेंट्स का, बिज़नेस इवेंट्स का और सारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ पे हम लोग। ऐसे वीडियोज़ अगर आप डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें लगता है कि नॉर्मल न्यूज़पेपर से ज़्यादा बिज़नेस न्यूज़पेपर्स इम्पोर्टेंट हैं, तो इसीलिए हम ये बिज़नेस न्यूज़पेपर्स आप सबके लिए लेकर आते हैं। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से और ये है इंडिया के बारे में, इंडिया के ट्रेड डेफ़िसिट के बारे में। ट्रेड डेफ़िसिट क्या होता है? मैं बता देता हूँ सिंपल टर्म्स में। आपका बिज़नेस है, ठीक है? आप अगर ₹100 का सामान खरीदते हो और बेचते हो ₹80 का सामान, तो ये होता है डेफ़िसिट, आप लॉस में चल रहे हो, राइट? तो एक कंट्री क्या देखती है कि हम लोग कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं और कितना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इंडिया में ट्रेड डेफ़िसिट बढ़ रहा है, तो ट्रेड डेफ़िसिट मतलब क्या होता है कि जितना आप एक्सपोर्ट करते हो, बेचते हो, उससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट करते हो और ये प्रॉब्लम तो काफ़ी दिनों से चली रही है, लेकिन ये और वाइडन हो गया है, मतलब और बढ़ गया है। ये गैप पहले लेट्स से 1 रुपए का था, अब ये 10 रुपए का हो चुका है, बढ़ चुका है। अगस्त के महीने में। तो जानते हैं कि क्या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्टर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है या फिर ये नॉर्मल है, हर बार अगस्त या जुलाई के महीने में ऐसा हो जाता है? इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट ये जंप कर चुका है टू इट्स हाईएस्ट इन 10 मंथ्स टू $29.6 बिलियन इन अगस्त। 10 महीने के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, $29.6 बिलियन पर आ चुका है हमारा ट्रेड डेफिसिट। हमारे एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं बाई स्टीप 9.3% दिस ईयर, ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर आप देखें। एंड कॉन्ट्रैक्शन जो एक्सपोर्ट शिपमेंट्स में आया है वो शार्पेस्ट रहा है किसी भी महीने में सिंस जुलाई 2023 से लेके अभी तक का सबसे हाईएस्ट ये कॉन्ट्रैक्शन रहा है एक्सपोर्ट्स में। तो काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा उन कंपनीज़ में जो एक्सपोर्ट करती हैं बहुत, राइट? जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल्स देखिए एक्सपोर्ट होती हैं अच्छी खासी, आईटी सर्विसेज़ भी एक्सपोर्ट होती हैं, वो भी एक्सपोर्ट में आएँगी। और मर्चेंडाइज़ ट्रेड की अगर आप बात करें तो कितने बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो किस पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है? कौन-सा सेक्टर है जो अच्छा नहीं कर रहा है एक्सपोर्ट के मामले में? क्या ये दिया है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगस्त लास्ट ईयर में जो गुड्स थे वो एक्सपोर्ट्स थे वो ग्रो कर रहे थे 3.5% से। 3.5% की ग्रोथ थी लेकिन इस बार तो श्रिंक है। एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हुए हैं टू $34.71 बिलियन इन दिस ईयर फ्रॉम 38.28 लास्ट ईयर अगस्त में। ड्रॉप हुआ है $3.5 बिलियन का एनुअल बेसिस पे। एंड सबसे पहले यहाँ पे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स कम हो गया और ये हो चुका है $5.9 बिलियन, $9.5 बिलियन से। तो किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा? पेट्रोलियम। एंड पिछले महीने जब रिजल्ट्स आए तो आप देखिए जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज थी, सबसे बेकार रिजल्ट्स इनके आए हैं। 30 से 35% इनके प्रॉफिट घट के आए हैं। तो कंटिन्यूड अगस्त में भी अगर एक्सपोर्ट्स का डेटा देखें तो सेल्स में सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ा है? पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स को। ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है ये, 9.5 से $5.9 बिलियन आ चुका है। इंपोर्ट्स जो है ये है $64.36 बिलियन, जो बढ़ चुका है 3.5% पिछले साल से, अगर अगस्त का आप डेटा देखें। तो सबसे पहला रीज़न तो क्या है? सबड्यूड क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइसेस क्योंकि इतने घटे हुए हैं जिसकी वजह से फॉल इन एक्सपोर्ट्स देखने को मिल रहा है। गोल्ड इंपोर्ट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। $4.9 बिलियन के थे, ऑलमोस्ट $5 बिलियन के डबल होके $10 बिलियन के हो चुके हैं ये। एंड गोल्ड के दाम भी आप देख सकते हैं इंडिया में किस तरीके से बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। गोल्ड इंपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं पार्शली बाय 30% एनुअल इंक्रीज इन ग्लोबल प्राइसेस ऑफ येलो मेटल इन अगस्त। गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, गिरते हैं तो बेचना शुरू कर देते हैं, लोग उल्टा काम करते हैं यहाँ पर। तो ये एक रीज़न है कि अभी हम लोग नेगेटिव ज़ोन में आ चुके हैं, हमारे ओवरऑल इंपोर्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं एज़ कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स जो प्लंज हुआ है। एक्सपोर्ट्स प्लंज होने का मतलब ही नीचे जाना होता है एंड पेट्रोलियम सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फ़र्क है, तो हम रिलैक्स रह सकते हैं कि हमें लगता है मोटरसाइकिल्स और जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं, उन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अकेले पेट्रोलियम सेक्टर काफ़ी बुरा कर रहा है यहाँ पर। फूड मिनिस्ट्री अर्जेस एडिबल ऑयल इंडस्ट्री नॉट टू हाइक रेट्स। कल का वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। कल हमने डिस्कस किया था एडिबल ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइसेस हम डेली डिस्कस करते हैं जो क्रूड ऑयल के प्राइस होते हैं, बट एडिबल ऑयल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आज एडिबल ऑयल के दाम अगर बढ़ गए 30% 40%, तो इससे क्या होगा? हमारे जितने रेस्टोरेंट बिजनेसेस हैं इनके मार्जिन पे काफी प्रेशर आ जाएगा, इनका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम होने लगेगा। एफएमसीजी कंपनीज भी देखिए काफी प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो वेजिटेबल ऑयल से बनते हैं,
तो यहाँ पे एडिबल ऑयल यूज़ करते हैं, पाम ऑयल यूज़ करते हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल इनके कॉस्ट पे भी, इनपुट कॉस्ट पे, जिसे हम बोलते हैं ना इनपुट कॉस्ट। एफएमसीजी का एक आर्टिकल हमने 1 महीने पहले किया था, आई होप कि आपको याद रहते हो ये आर्टिकल्स। 1 महीने पहले का था, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे सेल हो रही है, रूरल एरियाज़ में मानसून भी बढ़िया हो रहा है इसकी वजह से, बट इनपुट प्राइसेज़ उनका कहना है, इनपुट प्राइसेज़ ये आशंका है बढ़ने की, एफएमसीजी ने पहले ही कहा था। अब ये बढ़ा क्या है? एडिबल ऑयल। अब जानते हैं आगे फूड मिनिस्ट्री यहाँ पे इंडस्ट्री को क्यों कह रही है कि आप रेट हाइक मत करो, जबकि हमने कल देखा है कि गवर्नमेंट ने ही इतना टैक्स बढ़ा दिया है इन पर जिसकी वजह से काफ़ी महँगे हो गए हैं। तो कंपनीज़ ने हिंट किया है 10 टू 15% इंक्रीज़ कुकिंग ऑयल प्राइसेज़ में, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। तो फूड मिनिस्ट्री उन्हें अर्ज कर रही है कि आप जो रिटेल प्राइसेज़ हैं, उनको मेंटेन रखें, बढ़ाएँ ना, क्योंकि इनफ स्टॉक अवेलेबल है। ऑफिशियल एस्टिमेट आया है कि 3 मिलियन टन स्टॉक हमारे पास एडिबल ऑयल का जो इंपोर्ट किया गया था लोअर ड्यूटी पे अवेलेबल है, एंड ये सफिशिएंट है 45 से 50 दिन के डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। यस, एंड ओवरऑल अगर आप देखें कंपनीज इंडिकेट कर रही हैं कि 10 से 15% हम अपने क्रूड ऑयल ये सॉरी एडिबल ऑयल के दाम को बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 22% इंक्रीज हुई है इंपोर्ट ड्यूटी में गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट 22% टैक्स बढ़ा दे रही है, फिर कंपनीज को कह रही है कि प्लीज आप रेट मत बढ़ाओ। तो समझ नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि 45 से 50 दिन का स्टॉक ऑलरेडी पड़ा है जो हमने कम रेट पे लिया था। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया इंपोर्ट करता है करीब 58% ऑफ एडिबल ऑयल कंजम्पशन ऑफ 24 टू 25 मिलियन टन्स, एंड ड्यूटीज क्रूड पाम पे, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल पे ये इंक्रीज बढ़ाकर 5.5% से 27.5% कर दी गई है। कल ही पढ़ा है हमने ये आर्टिकल में, जरूर देखिएगा उसे। तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो आया है ये एक एडजस्टमेंट है गवर्नमेंट के पार्ट पर, गवर्नमेंट के एफर्ट का, ताकि डोमेस्टिक ऑयल सीड फार्मर्स इनकी तरक्की हो पाए। जो डोमेस्टिकली ऑयल प्रोड्यूसर्स है ना, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनको प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि बाहर से इतने सस्ते दाम पर इंपोर्ट हो जा रहा है एडिबल ऑयल कि कंपनीज बाहर वाले इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, जो हम बना रहे हैं लोकल प्रोड्यूस उसको नहीं ले रही हैं। तो उनको बेटर एज देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बाहर वाले एडिबल ऑयल पे टैक्स बढ़ा दिया। तो क्या होगा इससे? जो लोकल फार्मर्स हैं, वो compete कर पाएँगे उनसे इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो ऐसा कहा गया कि जो डिसीजन है, यहाँ पे काफ़ी डेलिब्रेशंस किए गए, मतलब बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया गया है, एंड काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में यहाँ सोचा गया जिससे ये इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे ग्लोबल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है सोयाबीन ऑयल का, पाम ऑयल का एंड ऑयल सीड्स का। हायर ग्लोबल एंडिंग है ऑफ एडिबल ऑयल्स कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर। फॉलिंग ग्लोबल प्राइसेस, सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से पूरी दुनिया में एडिबल ऑयल के दाम गिर रहे हैं। कच्चा तेल तो गिर ही रहा है, साथ में खाने वाला तेल भी देखिए अगर आप, पूरी दुनिया में इसके कॉस्ट कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवर सप्लाई यहाँ भी क्रिएट हुई है। बट ये सप्लाई ओरिएंटेड मैं बोलूँगा प्रॉब्लम है ओवरऑल, क्योंकि सप्लाई इसकी इंक्रीज़ हुई है, ऐसा नहीं कि डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बढ़ गया है। इसकी सप्लाई ओवरऑल ज़्यादा हुई है पहले से। क्लोजिंग स्टॉक जो पिछले साल का था, वो यहाँ पे काफ़ी सारा रहा, एंड इसके साथ-साथ सप्लाई भी इंक्रीज़ हुई, तो ओवरऑल प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ा ग्लोबली। एंड एससीए ने प्रोजेक्ट किया है कि टोटल इंपोर्ट इस ईयर रहने वाला है 16 से साढ़े 16 मिलियन टन्स। 2022 से 23 ऑयल ईयर की अगर बात करें तो इंपोर्ट था एडिबल ऑयल का, ये 17% बढ़ा, साढ़े 16 मिलियन टन हो गया, क्योंकि ड्यूटी इसमें सिर्फ 5.5% लग रही थी, जब टैक्स बाहर से इंपोर्ट करने पे कम लग रहा है, तो इन्होंने क्या किया, बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट किया। एंड 2023 में देखिए तो आप इंपोर्ट ड्यूटी इन पे कम भी कर दी गई थी, 12.5% कर दिया गया था, इवन रिफाइंड ऑयल पे भी। एंड हायर ड्यूटी से क्या होगा, ऑयल सीड्स फार्मर को फ़ायदा होगा हमारे यहाँ, और जो रिटेल प्राइसेज़ ऑफ कुकिंग ऑयल है ये लिमिटेड ही बढ़ेंगे, इनका ये कहना है। तो गवर्नमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, गवर्नमेंट ने सोचा है कि हमारी कंपनीज़ एडिबल ऑयल के दाम नहीं बढ़ाएँगी और हमारे फार्मर्स को पे ज़्यादा करेंगी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये, बट देयर शुड बी समथिंग बिहाइंड दिस लॉजिक, आई होप। बिकॉज़ हायर इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट ने एजेंसीज़ को कहा जैसे कि नाफेड एंड एनसीसीएफ को कि आप परचेज़ कीजिए 2.8 मिलियन टन ऑफ सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना से, ठीक है? क्योंकि प्राइसेज़ बिलो एमएसपी चल रहे थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो गवर्नमेंट ने बोला कि सबसे पहले तो आप इनसे खरीदिए, खरीदिए ऊपर के प्राइस पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। और गवर्नमेंट एजेंसी से परचेज़ किया 1.2 मिलियन टन ऑफ मस्टर्ड फ्रॉम फार्मर्स इन की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश लास्ट रबी सीजन। तो प्रॉब्लम यहाँ पर इस तरीके से आ रही है कि गवर्नमेंट
फार्मर्स की मदद करना चाहती है, बट हमें देखना है कि वो कर पाती है या नहीं, और कहीं हमारी जेब से ही काफ़ी ज़्यादा पैसा निकल के ना चला जाए। एडिबल ऑयल पे चा बाकी चीज़ें भी काफ़ी महँगी हो सकती हैं, क्योंकि दिवाली आने वाला है, दशहरा आने वाला है। एडिबल ऑयल का कंज़म्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा अगले 3 महीनों में, 2 महीनों में, एंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी चीज़ें कहाँ पर? दामों में, मिठाइयों के दामों में, गिफ्ट्स के दामों में और खाने की चीज़ों के दामों में, और स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट के मेन्यू भी चेंज हो सकते हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पर, ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है। चाइनाज़ बेस्ट ग्रोथ टारगेट मे बी नोन एट ऑल। चाइना का जो सबसे बेस्ट ग्रोथ टारगेट है, वो मे बी कुछ हो ही ना, वो बेटर है। डिसअपॉइंटिंग इकोनॉमिक न्यूज़ एक रिलायबल इंडिकेटर बन गया है चाइना में। राइटर का ये कहना है कि अनदर राउंड आए हैं, दूसरे राउंड ऑफ मंथली रिपोर्ट्स, और ये रिपोर्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी दैट इजंट फॉलिंग अपार्ट बट इज फार सॉफ्टर देन ऑफिशियल्स आर कंफर्टेबल विद। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, बट इतना अच्छा नहीं कर रही है जिससे ऑफिशियल्स कंफर्टेबल फील करें। The one and still very accurate conclusion is that more stimulus is required to meet targets laid out by President Xi Jinping. बात हो रही है स्टिमुलस की, तो आज इंटरेस्ट रेट इवेंट भी है, तो आई होप कि जितने भी एंथुसियास्ट हैं वो रात को 11:30 बजे ज़रूर फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पावेल की स्पीच को सुनेंगे और देखेंगे यूएस मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, फॉरेन करेंसी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है रात को। एंड स्टिमुलस की बात आई इसलिए मैंने ये डिस्कस किया। स्टिमुलस का मतलब क्या है? किसी भी कंपनी को अगर बोलती है हमें स्टिमुलस की ज़रूरत है, इसका मतलब इन्हें चाहिए, सिंपल बात है, पैसा। यस, इन्हें चाहिए पैसा। एंड शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उनका तो कंक्लूजन यही है कि देखिए और पैसा डालो मार्केट में। पैसा पंप करते रहो, करते रहो, करते रहो, कंपनीज़ को पैसा दो, लोगों को पैसा दो, लोग उस पैसे से चीज़ें खर्च करेंगे। कंपनीज़ उस पैसे को कमाएँगी, उससे प्रोडक्शन को और एक्सपैंड करेंगी और नए लोगों को हायर करेंगी, वो लोग और पैसा कमाएँगे। इस तरीके से एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होगा, वर्च्यू साइकिल क्रिएट होगा इकोनॉमी में। एवरी नाउ एंड देन अगर आप देखें तो मिक्स्ड वर्थ ही है एक्स्ट्रा अटेंशन का। दैट वाज़ द केस व्हेन शी अपीयर्ड टू वाटर डाउन हिज कमिटमेंट टू मीटिंग द हैलोड गोल फॉर दिस ईयर व्हिच इज अराउंड 5%। 5% का कमिटमेंट था गवर्नमेंट का, बट अब उन्हें नजर आ रहा है कि भाई ये करना आसान नहीं है। पीपल बैंक ऑफ चाइना ने कुछ रेयर स्टेप्स लिए। इन्होंने स्टेटमेंट किया जहां पे इन्होंने कहा कि ये क्रेडिट के जो पुअर फिगर्स हैं इसको डिस्कस किया, जो ये करते नहीं है। देखिए चाइनीज अगर आप देखिए काउंटर पार्ट्स यूजुअली नेगेटिव चीजों को नहीं ज्यादा डिस्कस करते हैं ऑफ कोर्स। तो काफ़ी अच्छे न्यूज़ आए ओवरऑल, जैसे कि गवर्नमेंट के डिसीजन, जैसे कि चाइना में हमें रेट कट देखने को मिले, ठीक है? स्पेसिफिकली उन्होंने अनाउंस किया अभी लास्ट वीक ही कि रेट कट्स करेंगे, मार्केट में और स्टिमुलस डालेंगे, बट चाइनीज़ इकोनॉमी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप लेटेस्ट डेटा अगर कंज़म्पशन का देखें तो लोग पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन का उल्टा वहाँ चल रहा है, बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग ही प्रॉब्लम चल रही है। जॉब मार्केट वहाँ पे कुछ ख़ास नहीं चल रहा है, प्रॉपर्टी सेक्टर बहुत वीक है। काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थी, सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी सेक्टर की कंपनीज़ थी, सारी की सारी कोलैप्स कर गई पूरी तरीके से। तो जो लेटेस्ट बैच ऑफ डेटा आया है, जो सैटरडे को आया, ये यहाँ पे रिटेल सेल्स थोड़ा बढ़ा है, लेकिन एंटीसिपेशन से कम बढ़ा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेट मिस कर चुका है। इन्वेस्टमेंट भी सॉफ्ट रहा। उल्टा अगर आप देखें तो एफडीआई चाइना से अब जा रहा है वापस। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये भी चाइना से सेल कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट से जितने भी विदेशी निवेशक थे पैसा निकाल रहे हैं और चाइना से निकाल के कहीं और लेकर जा रहे हैं। तो मंडे पोस्टमार्टम्स कॉल फॉर ग्रेटर अटेंशन फ्रॉम बीजिंग टू address the dour picture. Simultaneously यहाँ पे predicting that any response would be unequal to the task. चाइनीज इकोनॉमी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 17-18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है ये। इंडिया इसके बाद आता है, तो इंडिया की अगर आप देखिए कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंगल डिजिट में है अभी 3-4 ट्रिलियन पे इंडिया, 3 साढ़े 3 ट्रिलियन पे। चाइना काफ़ी ज़्यादा आ गया एंड यूएस वहाँ उससे भी ज़्यादा आगे हमें नज़र आ रहा है। तो क्या इस इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी को चाइना मेंटेन कर पाएगा? लोगों का कहना है नहीं। कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके से जो चाइना में पॉपुलेशन है, वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया है 15 साल पहले ही एस्टिमेशन से। लोगों को लग रहा था 2033 या 35 तक चाइनीज़ पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा या स्टेबल हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। वो अभी ही फ्लैट हो गया 2012-13 के डेटा में अगर आप देखें। सॉरी 22-23 के डेटा में अगर आप कंपेयर करें। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं चाइना के लिए एंड चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी चीज़ें करना चाह रही है, बट हमें रिजल्ट्स उसका नहीं नज़र आ रहा है ओवरऑल। एंड यहाँ पे रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि स्पेशली इन प्रोविंसेस perceive projects of doubtful value but contribute to the meeting of numbers, there has long been suspicion of among investors that statistics are
मसाज टू प्रोड्यूस राइट रिजल्ट्स। ये तो सब लोग जानते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स चाइना रिवील करता है, कई लोगों को इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दे थिंक कि ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड हैं, जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है जितना नज़र आ रहा है इकोनॉमी में, एंड नेगेटिव चीज़ों को छुपाई जा रही हैं, डेटा को आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करके। चाहे चाइना का जीडीपी का डेटा हो, चाहे आप देखिए वहाँ पे अभी एफपीआई फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना पैसा लगाते हैं एंड कितना पैसा निकालते हैं मार्केट से, इसका डेटा हमें डेली देखने को मिलता था चाइना में, जैसे इंडिया में दिखता है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये डेटा हम रिलीज़ ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आने लगा। कुछ भी जैसे नेगेटिव आने लगे, ये इस डेटा को छुपाने लगते हैं। इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो इसीलिए काफ़ी लोग इस पे भी विश्वास नहीं करते हैं कि क्या यहाँ जीडीपी डेटा जो दे रहे हैं, ये भी सही है। मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स सब ये कह रहे हैं कि जो 4% रेंज है, ये एक रियलिस्टिक है। जो 5% का इन्होंने रखा हुआ है, ये नहीं हो सकता है इस वक़्त, ये काइंड ऑफ इन्फ्लेटेड है। तो 5% का जो एम्फेसिस है वहाँ पे टारगेट का कि हमें 5% तो हम ग्रो कर ही रहे हैं और हमें करना है, ये वेरी टॉप से आता है। शी जिनपिंग, जहाँ प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, उनकी तरफ से ये आता है कि येस ये नैरेटिव है हमारा एंड इसे हम अचीव करेंगे, करेंगे। रियल में नहीं हो रहा है तो डेटा को थोड़ा-सा ट्विक करके करेंगे, एंड कंट्रीज़ ऐसा करती हैं, ऐसा नहीं है कि कंट्रीज़ ऐसा नहीं करती। आप चाहे यूएस की बात करें तो यूएस में अब अगर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स आ रहे हैं, इसमें कितने रिविजन्स आ रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया जाके चेक करें तो कितने सारे आप देखेंगे लोगों के काउंटर ओपिनियंस हैं, अ, इस चीज़ के ओपिनियन, इनके सारे ओपिनियन अगेंस्ट है फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो यूएस में भी आ रहा है। वो कह रहे हैं कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा इन्फ्लेशन का डेटा भी जो यूएस से आ रहा है, अगर आप देखें, जहाँ इन्फ्लेशन कहा जा रहा है कि 2% आ चुका है, लोगों का मानना ही नहीं है कि 2% पे आ चुका है, लोग इतने परेशान हैं महँगाई से वहाँ पर। अनएम्प्लॉयमेंट भी लोगों का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा है जितना रिपोर्ट किया जा रहा है उससे। सो ये हर कंट्री में शिकायत रहती है कि डेटा को थोड़ा बढ़िया करके दिखाया जाता है। तो बीजिंग ने यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेज़ जो हैं ये एड्रेस कर रहे हैं, इसके लिए अलग-अलग स्टेप्स लिए। जैसे कि रिटायरमेंट ऐज फॉर मेन, इसे रेज़ कर दिया गया बाय 3 इयर्स टू 63, और वुमेन जो है इनके लिए भी 55 से 58 साल कर दिया गया। सबसे पहले क्यों? क्योंकि इनके यहाँ लेबर नज़र आ रहा है कि आगे काफ़ी जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन आगे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, फ्लैट ऑलरेडी हो चुका है ग्रोथ। ये रिकॉग्निशन है कि चाइना के पास प्रॉब्लम है एट बोथ एंड्स ऑफ द लाइफ स्पेक्ट्रम। आगे चाइना में काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज पॉपुलेशन होने वाला है, जिसकी वजह से इन्होंने रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया, और ये ओल्ड एज पॉपुलेशन पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा। किस पर? यंग एज पॉपुलेशन पर एंड गवर्नमेंट पर फॉर बेनिफिट्स, एंड ये कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगा चाइना की इकोनॉमी में। सो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, दाएँ और बाएँ, जिससे ये अभी जूझ रहे हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे, एफपीआई वर्सेस एफडीआई, ये भी एक एडिटोरियल है, गेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अभी चाइना से रिलेटेड जब हम लोग डेटा पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि एफपीआई और एफडीआई और एफआईआई, ये तीनों चीजें मैंने मेंशन की ऊपर वाले आर्टिकल में। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में, देखते हैं राइटर क्या बताना चाह रहे हैं हमें इसके बारे में। गिवन इट्स बर्जनिंग रिक्वायरमेंट्स, बर्जनिंग मतलब बढ़ता हुआ, बर्जनिंग रिक्वायरमेंट जो है इस वक्त हमारे पास इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज की फॉर क्लोजिंग डेवलपमेंट गैप्स, इंडिया हैज टू हार्नेस फॉरेन सोर्सेज ऑफ कैपिटल। इनका ये कहना है इस पैराग्राफ में कि हमारी जो नीड है इस वक्त जितनी तेजी से बढ़ रही है फॉर इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज, ताकि हम जो डेवलपमेंट का गैप है उसे क्लोज कर सकें। पैसे की इंडिया में काफी नीड है, और जो डेवलपमेंट है हमें करना है अलग-अलग जगह पर, सब जितने भी स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं या लोग हैं, उन्हें हमें अपलिफ्ट करना है। उसके लिए इंडिया को क्या चाहिए होगा? फॉरेन सोर्स ऑफ कैपिटल चाहिए होगा। हम अपने पैसे से नहीं कर सकते, हमें बाहरी देशों से पैसे चाहिए होंगे, और इसमें पैसे को हम लोग कहते हैं सबसे पहले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई एंड एफडीआई। रिपोर्ट किया जा रहा था रिसेंटली कि गवर्नमेंट कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस करना चाह रही है, मतलब लीगल चेंजेस, जहां एफपीआईज एफडीआई में ट्रांजिशन हो सकते हैं सीमलेसली, अगर ये 10% होल्डिंग क्रॉस कर दे किसी कंपनी की। मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरे पास उस कंपनी का 100% है, मैंने 10% अगर किसी एफपीआई को दे दिया तो वो आगे एफडीआई में सीमलेसली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो कोई इंसान ये सोचेगा कि जो दो टाइप के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको डिफरेंटली क्यों ट्रीट किया जा रहा है पॉलिसी द्वारा, जो 100% एफडीआई अलाउ करता है मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में, लेकिन एफपीआई एक सिंगल इन्वेस्टर का कैप्ड है 10% ऑफ कंपनीज स्टॉक पर। तो एफडीआई आप 100% कर सकते हो, लेकिन एफपीआई 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो दिस वुड रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंसेस।
एफडीआई इन्फ्लोज रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। जैसे एफआईआईज भी तो स्टॉक मार्केट में पैसा निकालते हैं, पैसा लगाते हैं। आज लगाते हैं 10,000 करोड़, कल वो निकाल भी लेते हैं 10,000 करोड़। तो वो तो ट्रेडिंग हो गई, वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी, उससे कुछ फायदा लाभ थोड़ी हुआ हमारे देश का। लाभ तब होता है जब हमारे यहाँ एफडीआईज आते हैं। एफडीआई इन्फ्लोज एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के, जहां पे ये काफ़ी बड़ा एक पैकेज लेके आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, टेक्नोलॉजी लाते हैं, मैनेजमेंट अपॉर्च्युनिटीज़, नॉलेज लेकर आते हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन से हुक अप करने के लिए हमारे अपॉर्च्युनिटीज़ को, हमारे पोटेंशियल को। तो एफडीआई इन्फ्लो, स्पेशली ग्रीनफील्ड टाइप, ऑगमेंट क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन होस्ट कंट्री। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ होता है, टेक्नोलॉजी पे खर्चा होता है, लंबे समय के लिए, अगले 10 साल, 20 साल के लिए आती हैं। एंड काफी पॉजिटिव इंपैक्ट होता है इनका इनकम पर, एम्प्लॉयमेंट पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर, बाय सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट्स और एनहांसिंग एक्सपोर्ट्स। या तो इंपोर्ट्स जो हम पहले से कर रहे होते हैं कहीं से, वो हम इंडिया में बनाने लगते हैं, तो इंपोर्ट घट जाते हैं हमारे, या फिर हम कोई नई चीज बनाकर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पोटेंशियल पॉजिटिव्स हैं। ज्यादातर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि एफडीआई इन्फ्लोज आए हमारे यहाँ, और प्रमोशन करती है, फैसिलिटेशन करती है, इंसेंटिव्स और कंसेशन भी देती हैं एफडीआई को। तो इंडिया के पास प्रोग्रेसिवली अगर आप देखें तो काफ़ी लिबरलाइज़ कर दी हमने एफडीआई पॉलिसी को सिंस 1991। ज़्यादातर सेक्टर्स को तो 100% एफडीआई के लिए हमने छोड़ दिया है। एफपीआईज़ ऑन द अदर हैंड, ये शॉर्ट टर्म फ्लोज़ होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है ये, क्विक बक के लिए। स्टॉक एक्सचेंजेस में करते हैं ये अब्रॉड। एंड सिर्फ चेंज ऑफ ओनरशिप होती है बिटवीन होल्डर्स फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये ट्रेडिंग के लिए है, ये आए, इनसे कोई फायदा नहीं होता हमारा। ये ऐसे हैं कि ये फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं, जब कंपनीज के कंट्री के स्टॉक मार्केट बूम कर रहे होते हैं तभी आ जाते हैं, और जैसे ही स्टॉक मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, ये सारा स्टॉक बेच के निकल लेते हैं। तो इससे कंट्री को क्या कुछ फायदा होता है? नहीं। तो ये एक हॉट मनी नेचर है। ज्यादातर गवर्नमेंट्स इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, कैपिटल कंट्रोल्स लगाती हैं इनके मूवमेंट्स पर। नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट जेम्स टॉबिन ने केस किया था फॉर थ्रोइंग सैंड्स इन द व्हील्स ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इम्पोजिंग अ टैक्स, टोबिन टैक्स, टू मॉडरेट देयर मूवमेंट। नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट है जेम्स टोबिन, उन्होंने केस ये किया कि ये जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल वाले इन्वेस्टर्स है ना, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, इन पर टैक्स लगाना चाहिए और ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रेडर्स हैं, इससे ना कुछ फायदा हो रहा है किसी का, एंड ये खाली और वोलेटिलिटी लेकर आ जा रहे हैं हमारे मार्केट्स में। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में एक बार में पैसा ढेर सारा डाल देते हैं, पंप कर देते हैं, और फिर एग्जिट करके भी चले जाते हैं, डंप करके चले जाते हैं पैसे को। तो इनसे किसी का फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा और मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आ रही है और नुकसान ही हो रहा है। तो ओवर टाइम काफी सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया और कैपिटल कंट्रोल लगाना भी शुरू कर दिया, जैसे कि मलेशिया ने किया आफ्टर ईस्ट एशियन क्राइसिस ऑफ 1997, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ताइवान, ब्राजील, रशिया, इन सारी कंट्रीज को ये समझ में आया 2008-9 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। फ्रांस अमंग अदर अदर यूरोपियन कंट्रीज ने भी टोबिन टाइप टैक्स लगाया है 2012 में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपने पॉलिसी स्टैंड चेंज की कैपिटल कंट्रोल्स पर, और नाउ अब ये इन्हें इंक्लूड करता है एज अ टूल किट फॉर डीलिंग विद वॉलेटिलिटी। तो एफपीआईज क्या करते हैं, ये बिल्डअप करते हैं एसेट बबल्स का, मतलब एसेट्स को इन्फ्लेट कर देना या फिर डंप कर देना, ये सारी चीजें करते हैं ये। इंडिया ने बहुत बड़े बड़े इन्फ्लोज देखे हैं एफपीआईज के इन वेक ऑफ मॉनेटरी एक्सपांशन विद हिस्टोरिकली लो इंटरेस्ट रेट्स इन यूएस। इस यूएस में जब इंटरेस्ट रेट बिल्कुल लो थे, तो इंडिया में काफी सारे एफपीआईज ने पैसे निवेश किए। अभी भी यूएस में ब्याज दर आज घटने की बात हो रही है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफपीआईज इंडिया में पैसा लगाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसा लोगों का मानना है स्टॉक मार्केट में। वी मे और वे मे नॉट अग्री, बट यस, ऐसा पहले हुआ है। इस पैराग्राफ में भी लिखा है कि इंडिया हैज विटनेस्ड ह्यूज इनफ्लो ऑफ एफपीआई, पैसा मार्केट में आया है स्टॉक मार्केट में, जब लो इंटरेस्ट रेट रहे यूएस और यूरोप में फॉलोइंग 2008-2009 क्राइसिस। 2013 में अनाउंस किया गया फेडरल रिजर्व द्वारा कि इनका इंटेंशन है to taper the easy monetary policy led to considerable outflow of FPIs with huge volatility in stock markets. ये चीज फेडरल रिजर्व ने भी एग्री की। एंड 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज, इंडिया डब्ड फ्रेजाइल 5, इन्हें फ्रेजाइल 5 का नाम दिया, जो 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इंक्लूडिंग इंडिया भी था इसमें। एंड यहाँ पे एफपीआई ने क्या किया, वहां से पैसा उठाया यूएस से बहुत लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे, एंड इंडिया के और दूसरे इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक मार्केट में लगाया और फिर डंप भी किया पैसे को।
तो इंडिया ने अवर्ट किया कोलैप्स, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने अर्जेंट स्टेप्स लिए, जैसे कि रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई, करेंसी स्वैप किया विद जापान एंड एनआरआई बॉन्ड्स भी इशू किए। तो परमिटेड इन इंडिया सिंस 1992 एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एफपीआईज इनफ्लोज की डिटर्मिनेंट बन गया है स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन के और एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी के। और वेल मैनेज फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है, तो यहाँ पे काफी इंटरेस्ट रहेगा एफआईआईज का, राइट? ये फॉरेन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स तो आएंगे ही इंडिया में पैसा लगाने के लिए, ऑफ कोर्स। लेकिन जो सर्विसिंग बर्डन है एफपीआईज का, ये काफी ज्यादा है दूसरे फॉर्म ऑफ कैपिटल इनफ्लोज से, जैसे एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग्स और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। कंसिडरिंग इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर गिविंग गुड रिटर्न्स। एनुअल निफ्टी 50 का रिटर्न जो है ये था 19.5% 2023 में। एंड एनुअल रिटर्न इन 4 to 5 years, पिछले 4 से 5 साल का था दो डबल डिजिट में, ओवर 24% 2021 में, 15% नियरली 2020 में। तो जितने भी स्पेकुलेटर्स हैं जैसे एफबीआई, ये काफी बढ़िया रिटर्न्स कमाते हैं डे टू डे फ्लक्चुएशंस को कैश इन करके। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो एफपीआईज हैं, अगर ये 10% कैपिटल से ज्यादा लगा पाते हैं किसी सेवरल मेजर इंडियन कंपनीज में, तो ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल बना सकता है इन कंपनीज को। क्यों? क्योंकि इनका मकसद होता है कि भाई 10% बढ़ गया, बेच दो, कमाया हमने, 10% निकल लिए। अब ऐसे लोगों को आप किसी कंपनी का 10% से ज्यादा अगर होल्ड करने देंगे, तो इससे सीरियस इंप्लीकेशंस आ सकते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे, क्योंकि ये लोग क्या है, ये लोग ट्रेडर है, ठीक है, ये स्पेक्युलेटर्स हैं। तो इंडिया को एफडीआई इन्फ्लोज तो चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ग्लोबल वैल्यू चेन से लिंक करना है, सेमीकंडक्टर्स बनाने हैं, मोबाइल फोन्स बनाने हैं। लेकिन जो कॉशियस एटीट्यूड है कि एफपीआई को 10% पे ही रखो, कि 10% ज्यादा हिस्सा नहीं खरीद सकते किसी कंपनी का, ये बेटर है। एंड एफडीआई और एफपीआई को सेम मानना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जितने भी स्टॉक मार्केट के स्पेसिफिकली लोग हैं, उन्हें आज ये समझ में आ गया होगा कि एफआईआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस है, एंड कौन बेटर है इंडिया के लिए, एंड कौन सिर्फ एक ट्रेडर है, किससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और ये जानना काफी जरूरी भी है हम सबके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूरी से लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।